reticulum and the other one is called RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्क क्या है दोनों में? मैं अगर आपको यहाँ इसको अलग से बना दूँ, राइबोसोम इनको जो ये मेम्ब्रेन है इसका, फॉर एग्जांपल ये एक मेम्ब्रेन में बना देता हूँ, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको हम कहेंगे स्मूथ, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ स्टडीड ऑफ राइबोसोम्स होंगे, बाज़ वक़्त जैसे राइबोसोम आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी थे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी थे। अच्छा, यहाँ भी राइबोसोम्स होते हैं और इनके सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं। तो मैं इनको यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। लुक इट हियर, ये जो आपको डॉट्स या सर्कल नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। So many ribosomes here. अच्छा, अब अगर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हो तो उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो बगैर राइबोसोम के हो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे इस वक्त आप देखते हैं ये है तो रफ, लेकिन अगर आपका ये किनारा देखें ऊपर वाला, इस पर मैंने राइबोसोम नहीं बनाए तो इट्स लाइक अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलबत्ता ऐसा नहीं होता, जो स्मूथ वाला होगा उस पर राइबोसोम होगा ही नहीं शुरू से लेकर आखिर तक, और जिसमें राइबोसोम्स होते हैं तो उसको हम वैसे ओवरऑल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में ये भी मैं आपको बताऊंगा तफसील से। थोड़ा सा मैं आपको बस इतना बता दूं कि जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका रोल क्या है? इसका रोल है सिंथेसिस एंड processing, synthesis and processing of what? Of protein. वैसे भी जहां राइबोसोम का नाम आता है वहां प्रोटीन का नाम जरूर आता है, क्योंकि SER का असल काम होता है प्रोटीन बनाना। जबकि अगर आप RER की बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये भी सिंथेसिस करता है, लेकिन किस चीज़ की सिंथेसिस करता है ये? It also involves। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, मैं इसकी करेक्शन करना चाह रहा था, टाइम नहीं मिला। वो करेक्शन अभी खुद ब खुद हो जाएगी आगे। ये यहाँ पे गलत बता रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है। बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाने में नहीं बल्कि फैट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, स्टेरॉइड बनाने में इस्तेमाल होता है। और प्रोटीन बनाने में कौन इस्तेमाल होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उल्टा है। तो आगे शायद मैंने करेक्शन की हुई है, अभी आगे जाएगा, तो अगर आपके जहन नहीं चल रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ राइबोसोम, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम जहां होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, और चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं इसलिए प्रोटीन बनाने में RER इन्वॉल्व होता है, ना कि SER। ठीक है, आगे खुद इसकी करेक्शन आ जाएगी, प्लीज देखिएगा। ऑफ स्टीरॉइड्स, ये स्टीरॉइड्स जो कि यूजुअली फैट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। तो ये बात तय हो गई कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वन इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट्स लाइक अ सिंगल, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इट्स नॉट अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये एक ही मेम्ब्रेन है जो कि फोल्ड बने हुए हैं, लार्ज फोल्ड्स have been created and these folds usually originates from the plasma membrane and extends toward the nucleus। यहाँ से भी आ रहे होंगे, यहाँ से भी आ रहे होंगे, यहाँ से भी आ रहे होंगे, सेल के हर तरफ से ये आ रहे होते हैं और पूरी साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस ऑर्डर में होंगे, बाज़ वक़्त आपको ये अलग अलग भी मिलेंगे, एक पूरे एक बंच के फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह आपको मुख्तलिफ जगह में सेल्स के अंदर नज़र आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लली मोस्टली ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है। अब जहाँ मैंने डॉट्स डाले हैं ये एक कंपार्टमेंट बन गया, एक ही कंपार्टमेंट बना है क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन है, ये बाहर जगह तो साइटोप्लाज्म है। तो इसको कहते क्या है बेसिकली? ये जो इसका अंदर वाला कंपार्टमेंट है जो कि इसके अंदर है, आई मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैविटी है अंदर, इसको कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस।
या सिस्टर्नल ल्यूमेन या सिस्टर्नल कैविटी। तो सिस्टर्नल स्पेस जो है वो ज़्यादा मशहूर है, इसलिए मैं इसको सिस्टर्नल स्पेस के नाम से आपको बता देता हूँ। सिस्टर्नल स्पेस, या इसको आप सिस्टरना भी कह सकते हैं, सिस्टरना, और प्लूरल होगा सिस्टरने, यानी सिस्टरना या फिर सिस्टरना सिंगुलर, और अगर आप ई लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, सारी कैविटी जो है वो सिस्टरने इंटरनल स्पेस हो जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। चूंकि ये एक मेम्ब्रेन है इसलिए हम डायमीटर की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेम्ब्रेन का डायमीटर कहाँ से होगा। अलबत्ता मेम्ब्रेन की विड्थ की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन कोई भी हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो, वो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन हो, उसकी जो विड्थ होती है ना, माइक्रोस्कोपिक विड्थ, बेटा वो याद रखिएगा, वो होती है तकरीबन मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 to 10 नैनोमीटर। बहुत पतली होती हैं ये, 7 to 10 नैनोमीटर है। ये क्या चीज़ है, ये मेम्ब्रेन की विड्थ होती हैं, यानी विड्थ ऑफ द मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों ना हो, इसलिए किसी भी सेल का मेम्ब्रेन हम आम यूजुअल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो एक तो ये बात हो गई। तो एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर and the membrane is extensively folded to form a membrane channel system throughout the cytoplasm. It extends from the plasma membrane and runs toward the nucleus and fuses its membrane with the membrane of the nucleus in such a way that they become so much close, like they look like a single structure. They can easily exchange substances with the nucleus from the rest of the cytoplasm. And the cavities inside these endoplasmic reticulums are called cisternal space. So this is about the view of the structure. Now we will discuss about its function. भाई क्या फ़ायदा है इसका, ये सारे चैनल वेलन बना के न्यूक्लियस के साथ अटैच होकर काम क्या कर रहा है। तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ लेके आ रहा हूँ आपको, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती हैं वो किस तरह होती है। बेटा एक बात याद रखो, प्रोटीन है क्या, प्रोटीन क्या चीज़ है। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बना किस चीज़ से है, सेवरल यूनिट से बना है। वो एक यूनिट क्या है प्रोटीन का, आप कहोगे अमाइनो एसिड, नहीं, अमाइनो एसिड तो इसका बिल्कुल मोनोमर है, बेसिक यूनिट है। अमाइनो एसिड और प्रोटीन के बीच में एक यूनिट और आता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बता देता हूं, तरतीब बता देता हूं। एक वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड जो है ये किस चीज से बनता है, ऑफ कोर्स अमाइनो एसिड से। तो पॉलीपेप्टाइड बनता किस चीज से है, इससे जो छोटा यूनिट है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो एक लंबी चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की, और पूरी चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड एक यूनिट है। इसको अगर आप प्रोटीन कहोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन, सादा प्रोटीन। एक सिंगल चेन है लंबी सी, इसमें 500 या 600 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन, या प्राइमरी प्रोटीन भी कह सकते हो इसको, पॉलीपेप्टाइड का दूसरा नाम। लेकिन ये बनता सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से है। अब आप अगर इन पॉलीपेप्टाइड को भी आपस में जोड़ दें, 4-5 यूनिट्स मिला दें, उससे बनता है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो मेजॉरिटी फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। यानी आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है, आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स, ये सारे प्रोटीन से बने हैं। और ये जो प्रोटीन्स है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये वाले पॉलीपेप्टाइड नहीं है। ये पॉलीपेप्टाइड वैसे भी हमारे बॉडी में किसी काम के नहीं है। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड की मिसाल मैं आपको यूं दूं, जैसे कि एक रूम है, एक कमरा है, एक रूम के एक दीवार के अंदर जो एक ब्लॉक लगा है वो अमाइनो एसिड है। और जब बहुत सारे अमाइनो आपस में जुड़ते हैं तो वो एक दीवार बनाते हैं, वो दीवार एक पॉलीपेप्टाइड है।
अब जब आप रूम बनाते हैं तो आप चारों तरफ से दीवार खड़ी करेंगे, उसको असेंबल करेंगे, छत भी डलेगा, फर्श भी होगा, तो पूरा का पूरा 6 डिफरेंट यूनिट्स आपने मिलाए तो कमरा बना, 4 दीवारी, छत और फर्श। तो 6 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना। तो आपका पूरा कमरा जो है वो एक प्रोटीन है, दीवारें पॉलीपेप्टाइड है, और उन दीवारों में लगा हुआ ब्लॉक जो है या ईंट जो है वो एक अमाइनो एसिड है। तो अब ये बातें मैंने क्यों बताई है आपको? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अमाइनो एसिड को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाना, ये काम किसका है? ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है, ये काम है राइबोसोम का, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए हैं। सो राइबोसोम्स आर बेसिकली इन्वॉल्व to join the amino acid together to make a long polymer of polypeptide, but that is called simple protein. मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी लोहे के कारखाने में जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े शीट्स निकल रहे हैं, आयरन के, मेटल के, लेकिन वो सिंपल शीट्स पड़े हैं। अब आप चाहें तो उन शीट्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं, उनसे चाहें तो आप किसी ट्रक की बॉडी बनाएं, उसको मोल्ड करना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, उसको किसी प्लेन में इस्तेमाल किया जाए, किसी मकान का जो छत है वो बनाई जाए, तो उस हिसाब से उसको शेप देना पड़ेगा, उसको मोल्ड करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ओरिजिनल शेप के अंदर। तो असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है उस प्रोटीन को ओरिजिनल शेप में लाना, उसको, जब मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। तो सिंथेसिस तो चलो हम कहते हैं कि ये राइबोसोम कर रहा है, लेकिन जो राइबोसोम इससे जुड़ा हुआ है इसलिए हम कहते हैं कि इसको प्रोसेस भी कर रहा है। तो प्रोसेसिंग बेसिकली किसका काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। प्रोसेसिंग के बगैर कोई चीज़ काम की नहीं होती। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको एक पर्टिकुलर शेप देना होता है। तो अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आगे ऊपर शायद जगह नहीं है, तो मैं इसको नाम दूंगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में जा रहा है, ये काम कौन कर रहा है? ये ER कर रहा है, जबकि ये वाला काम कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन की असल में जो प्रोसेसिंग है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। यहाँ क्या हो रहा होता है? यहाँ जो राइबोसोम्स हैं ये लंबी चेन बना देता है अमाइनो एसिड की, उसको वो डिलीवर कर देता है इस कैविटी के अंदर। ये जो कैविटी है यहाँ पे रॉ प्रोटीन आके गिरता है अंदर, और अंदर ही अंदर जाके उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक वर्ड मैंने यूज किया, प्रोसेसिंग। 4 डिफरेंट टर्म्स में यूज कर रहा हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन करने में एक तो हो गया प्रोसेसिंग। तो ये पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ क्या चीज़? प्रोसेसिंग, यानी ये प्रोसेसिंग है। एक काम तो ये किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। दूसरा वर्ड जो मैं लगा रहा हूं प्रोसेसिंग के अलावा, वो है असेंबलिंग। असेंबलिंग, थोड़ा सा शायद मेरा मार्कर लाइट हो गया, तो थोड़ा सा मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दूं ताकि वो क्लियर नज़र आए। सो प्रोसेसिंग एंड देन असेंबलिंग। अब थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। देखो, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग में क्या फ़र्क है? आपने क्या किया कि पॉलीपेप्टाइड को, जो कि किस फॉर्म में था? एक स्ट्रेट फॉर्म में था, चेन में था, लंबी चेन, उसको आपने फोल्ड किया। एक ही चेन है, 2 नहीं है, एक ही है। मतलब ज़रा देखिएगा, मसलन ये है एक पॉलीपेप्टाइड की चेन जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये चेन है सीधी, हमें चेन नहीं चाहिए भाई। एक आदमी है, उसकी बाल करली है, करली बाल होती है ना बहुत सारे। तो करली बाल क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कैराटीन होता है, एक किस्म का प्रोटीन है जो कि करली प्रोटीन होता है। अब अगर किसी के बाल करली है तो उसमें तो स्ट्रेट अमाइनो एसिड्स की चेन नहीं हो सकते, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यूजुअली ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, या इसको
मुख्तलिफ फॉर्म से कन्वर्ट किया, यूं किया, सिर्फ ये हेयर में नहीं और किसी जगह में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कहलाता है प्रोसेसिंग। अगर आप प्रोटीन को एक स्ट्रेट चेन से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो ये तो हो गई। फिर असेंबलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक पॉलीपेप्टाइड को प्रोसेस किया, इसी तरह एक और पॉलीपेप्टाइड, इसी तरह एक और पॉलीपेप्टाइड, 4-5 पॉलीपेप्टाइड है, उनको प्रोसेस करने के बाद आपस में जोड़ दें, मिलाएं और उससे एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाएं, इसको कहते हैं असेंबलिंग। जैसे कि आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या चीज मौजूद है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, एक नहीं है। अमीन प्रोटीन तो एक है, लेकिन उसके अंदर 4 क्या मौजूद है? पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। एक पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन, दूसरा अल्फा चेन, फिर बीटा चेन और फिर बीटा चेन, 2 बीटा चेन और 2 अल्फा चेन। ये 4 पॉलीपेप्टाइड है। हर एक को पहले प्रोसेस किया जाता है और फिर असेंबल किया जाता है। ये मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह दूसरी बात जो हो गई इंपॉर्टेंट, वो हो गई आपकी असेंबलिंग। अच्छा जी, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह काम करता है? तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कवर करके पैक कर देना। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक बात यहां बताई है कि ये सिंथेसिस और प्रोसेसिंग कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और वो फंक्शन है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। जब आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहां से कुछ पार्सल लेके आते हैं, आप क्या कहते हैं वेटर को? इसको पैक कर दें। पैक करने का मतलब है मैं इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो जब किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसको पैक करना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ जो प्रोटीन रिफाइन होगा, प्रोटीन प्रोसेस होगा और असेंबल होगा, उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने लिए नहीं बना रहा, उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, हमारे पिगमेंट्स बनते हैं, हमारे हेयर्स है, हमारे नेल्स हैं, टेंडन है, कार्टिलेज है, बहुत सारी प्रोटीन है। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर थोड़ी रहेगा, उनको आगे मुख्तलिफ जगहों को ट्रांसपोर्ट कराना भी तो है। तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसको पैक कराया जाता है। अब वो पैकिंग कैसी होगी मैं भी आपको समझाऊंगा। और आखिरी पॉइंट जो इसका आ रहा है चौथा, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब आ गया आखिरी जुमला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये चारों पॉइंट जो आप लिख रहे हैं ये प्रोटीन के लिए हैं, और ये कौन कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। यानी क्या क्या चीजें हो गई? प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जी बेटा, तो अभी मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी कम रह गया है, और मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ पूछ भी लूँ कि डिड यू गेट द आइडिया एंड यू आर यू आर गेटिंग वेल नाउ? कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो आपके जहन में इस वक्त हो, प्लीज पूछिएगा। सर, न्यूक्लियस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती या होती है? नहीं होती। नहीं, मेम्ब्रेन होती है ना, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ओवरलैप होती है। तो इस बीच में एक मेम्ब्रेन होगी ना दोनों के बीच में? ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, और सर ये जो राइबोसोम अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, इसको अमीनो एसिड कहाँ से मिलता है? साइटोप्लाज्म से। और अब आप कहोगे साइटोप्लाज्म में कहाँ से आ रहा है? तो जब हम प्रोटीन खाते हैं, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, तो हमारे पास अमीनो एसिड ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर ब्लड से जाके एसिमिलेट होते हैं, सेल्स के पास पहुंचते हैं, और फिर सेल्स में डिफ्यूज होते हैं। सर जो क्लोरोप्लास्ट एटीपी बना रहा था वो अपने लिए बनाता है या सेल को देता है? क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी बनाता है वो अपने लिए बना रहा होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो उसके लिए एटीपी चाहिए होती है, तो वो अपने लिए बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपीज बनाते हैं वो सेल्स के लिए बना रहे होते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर ये जो आपने डॉट डॉट से बनाए हैं, ये मतलब ये कुछ फंक्शन है इनका कुछ? आप सिस्टर्नल स्पेस की बात कर रहे हो, इसके अंदर लिक्विड है ना, तो जिस तरह साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, इस तरह इसके अंदर अपना लिक्विड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और इस लिक्विड के अंदर ज्यादातर क्या होगा,
रॉ प्रोटीन होगा, यानी वो प्रोटीन जिसको प्रोसेस किया जा रही है, पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है, क्योंकि ये प्रोटीन रिफाइनिंग फैक्ट्री है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, ये प्रोटीन रिफाइनिंग की फैक्ट्री है, क्योंकि बनाने की फैक्ट्री तो बाहर लगी हुई है, राइबोसोम्स है, और ये राइबोसोम्स का प्रोडक्ट है जो अंदर की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। Got it? अंदर डिफ्यूज होके के बाद इधर अंदर ये जो है रिफाइन होता है। रिफाइन होगा, और रिफाइन होने के बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा, जो मैं अगली लेक्चर में बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। यहाँ से रिफाइनिंग हो रही है इस वक्त। अच्छा सर अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए वो डीएनए भी तो चाहिए होगा राइबोसोम से। बिल्कुल चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए। तो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे डिटेल में उसका। अभी आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको कोई नहीं बता रहा कि प्रोटीन कैसे बनता है, अभी सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। एंडोप्लाज्म में नहीं होता डीएनए। जी, डीएनए नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डीएनए बिल्कुल नहीं होता, अलबत्ता इसके ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो उन राइबोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए होता है। बेटा न्यूक्लिक एसिड की दो किस्में होती है, एक डीएनए और एक आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, चूंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, तो हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड तो है लेकिन डीएनए नहीं है। सर ये जो आपने सिस्टर्नल स्पेसेस बनाए, ये रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होंगे ना? ये दोनों में होंगे बिल्कुल, लेकिन स्मूथ के अंदर उसमें प्रोटीन नहीं होगा, बल्कि वो फैट्स बनाएंगे, कोलेस्ट्रॉल तरह के भरा हुआ है, स्टेरॉइड्स वगैरह बनाएंगे, और जो रफ वाले हैं वो प्रोटीन बनाएंगे। एनीथिंग एल्स बेटा? सर ये जो राइबोसोम्स हैं ये सिस्टर्नल स्पेस के अंदर चले आते हैं या फिर दे आर जस्ट अटैच्ड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ नो 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 नो, दे आर जस्ट अटैच्ड, ये अंदर नहीं जाते। लेकिन ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रॉस होके आते हैं ना? नहीं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे नहीं है ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये है, देखो बाहर वाला, तो ये ऊपर इसकी ये जो व्हाइट आपको नजर आ रही है, ये इसके नीचे भी होगा, मैंने बनाया नहीं है। ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। Getting? Yes sir. Chale ji. So then inshallah ta'ala we will discuss it in the next class, because it's almost 1 o'clock now and I have a class of A2 as well. So see you inshallah in the next class. Take care. Allah Hafiz.